हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डेली मंडे टू सैटरडे आपको 2 क्वेश्चंस हम लोग देते हैं ताकि आप उनको अटेम्प्ट करें। कहाँ पे ये क्वेश्चंस पोस्ट किए जाएंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। इसके अलावा जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं इनको हम नाइट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नाइट में हम डिस्कस करते हैं एंड देखिए, आप अपने आंसर्स को पीयर इवेल्यूएशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। आपको कहाँ पे सबमिट करना होगा? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्यूएशन। ठीक है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए, आज का जो सेशन है इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं जीएस 3 से। पहला जो क्वेश्चन है ये सिक्योरिटी से है और दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है एनवायरनमेंट से। ठीक है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है जीएस 3 का, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स इसमें आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट हमने लिए हैं, सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट। तो 1 बाय 1 दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर इस दौरान आपका कोई डाउट होता है, कोई इशू होता है, तो आप चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करते हैं, आपको पता ही है, एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जो बाकी के एस्पिरेंट्स हैं वो किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ताकि आपको कुछ सीखने का वहाँ पे मौका मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये एक 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैक मनी को लेके कि जो काला धन होता है, ब्लैक मनी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लैक मनी, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, तो इसको आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया, जो इंडिया में ब्लैक मनी जनरेट होती है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसकी वजह से ये जो काला धन है, ये जो ब्लैक मनी है, ये जनरेट होती है इंडिया में। ये सेकेंड पार्ट है, साफ साफ पूछा गया है। थर्ड पार्ट क्या पूछा गया है कि इंडिया ने क्या स्टेप्स ली हैं इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, तो देखिए साफ साफ ये तीनों पॉइंट आपके सामने हैं। तो यही 3 पार्ट है जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं और इनको आपको एड्रेस करना होगा। देखिए क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए क्या पूछा गया है कि ब्लैक मनी क्या होती है, तो उसको आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इंडिया का क्या रोल रहा है और कंक्लूजन। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे, देख लेते हैं कि क्या कंटेंट वगैरह होना चाहिए। तो देखिए सवाल उठता है कि भाई ब्लैक मनी क्या होती है, काला धन क्या होता है। देखिए कोई ऑफिशियल डेफिनेशन तो इसकी है नहीं, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे लिख सकें, लेकिन फिर भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए ब्लैक मनी एक ऐसी मनी जो कि ब्लैक है, मतलब जो आपने छुपा के रखी हुई है। किससे? जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, मींस जिस पे आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो, वो मनी हो जाएगी ब्लैक मनी। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है जो आप यहाँ पे लिख सकते हो, काला धन। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो मनी आपने घर में तिजोरी में दबा के रखी है, ठीक है, किसी को पता नहीं है, आप उस पर टैक्स पे नहीं कर रहे हो, तो वो हो जाएगी ब्लैक मनी। ऐसा भी कह सकते हैं जो कि फुल्ली लेजिटिमेट नहीं है, मतलब वही बात हो गई जिसका ब्यौरा आपने नहीं दे रखा है। किसको? जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके पास उसका रिकॉर्ड नहीं है। इट मीन्स वो मनी हो जाएगी ब्लैक मनी, क्योंकि मनी पे आपको टैक्स देना होता है। अब देखिए ये जो ब्लैक मनी है ये कहाँ से आ सकती है। सबसे पहला कोई इलीगल एक्टिविटी है, जैसे कि करप्शन। करप्शन में भाई जो पैसा आपको मिलेगा, आप किसी को बताओगे तो हो नहीं कि भाई मैंने इतना पैसा खाया है, अदरवाइज तो जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, उसको आप छुपा के रखोगे। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लोगे किसी दूसरे के नाम पे, गोल्ड वगैरह खरीद लोगे। ठीक है, तो इलीगल एक्टिविटी से क्या होगा, ब्लैक मनी आप जनरेट करते हो।
स्मगलिंग वगैरह हो गया, कोई क्राइम हो गया, ठीक है, आपने चोरी वगैरह कर ली, हवाला वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी। देन लीगल बट अनरिपोर्टेड, ठीक है, मान लो कि भाई आपको सैलरी मिली 5 लाख, लेकिन आप उसको बता ही नहीं रहे हो, ठीक है, आप उसको बता ही नहीं रहे हो, तो ये हो जाएगी लीगल बट अनरिपोर्टेड एक्टिविटी से, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिससे आप ब्लैक मनी को जनरेट कर सकते हो। अब क्या पूछा गया है कि भाई क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो देखो काफ़ी सारे फैक्टर्स है आपके सामने हैं, और भी काफ़ी कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हो। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिस इंसेंटिवाइज अगेंस्ट वॉलंटरी कॉम्प्लायंस। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हाई टैक्स रेट होती है, ठीक है, और कॉम्प्लायंस करना, टैक्स पे करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो बंदा टैक्स पे कर रहा है उसको लगता है यार क्यों मैं टैक्स दे रहा हूँ यार, वैसे ही इतना सारा टैक्स रेट है और काफ़ी कुछ टाइम मुझे लग रहा है, तो छोड़ दो, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई कि जो वॉलंटरी कॉम्प्लायंस है उसके अगेंस्ट डिसइंसेंटिव क्रिएट करते हैं, तो वो हो जाएगा ब्लैक मनी। दूसरा, लैक ऑफ रिफॉर्म्स इन सेक्टर्स वल्नरेबल टू जनरेशन। भाई कौन कौन से सेक्टर हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं? सबसे पहले तो नाम आता है रियल एस्टेट का। होता क्या है, मान लो कि एक प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है, आप उसको क्या बताओगे कि यार तो 70 लैक्स की है, ठीक है, और इस पे जो टैक्स बनता है वो आप पे कर दोगे, ठीक है। तो 1.3 करोड़ ये इस पे टैक्स आपने बचा लिया, ठीक है। तो नुकसान किसका हो गया? गवर्नमेंट का नुकसान हो गया, उसका रेवेन्यू लॉस हो गया। और देखिए जो ब्लैक मनी होती है ना, जो ब्लैक मनी वो जीडीपी में काउंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो लैक ऑफ रिफॉर्म्स, तो इन सब सेक्टर्स में हमने रिफॉर्म्स नहीं किए हैं। आप कोई गोल्ड वगैरह खरीद लोगे, ठीक है, ये हो जाएगा। देन लैक ऑफ क्रिएशन ऑफ इफेक्टिव क्रेडिबल डेटरेंस। भाई अगर कोई ब्लैक मनी जनरेट कर रहा है तो उसको क्या सजा मिल रही है, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा बंदा ब्लैक मनी जनरेट करे तो उसको एहसास हो कि भाई पकड़ा गया तो ये हालत खराब होने वाली है, ठीक है। तो क्रेडिबल डेटरेंस का अभाव है, ठीक है, कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वगैरह नहीं मिलती है, मिलती हुई तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। देन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन स्टॉक मार्केट, जैसे कि पी नोट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इनका यूज़ करके आप इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हो। फ्रॉडुलेंट कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस, भाई जो कॉर्पोरेट्स हैं वो चाहते हैं कि भाई हमारा टैक्स बचे, ठीक है, और इसके लिए वो फ्रॉडुलेंट जो क्या बोलते हैं प्रैक्टिसेस हैं वो उनको प्रमोट करते हैं। देखिए किस तरह की, जैसे कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग वगैरह। देन इंक्रीजिंग वेलफेयर फंक्शन। देखो इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, ऑब्जेक्टिव क्या है ब्यूरोक्रेसी का, जो हमारे नेता हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई वेलफेयर हो लोगों का। तो उसमें क्या होता है ना, डिस्क्रिशन आपके पास काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि भाई इसको नहीं इसको दो, ठीक है, कोई सवाल तो पूछने वाला है नहीं आपसे, ठीक है, कि भाई आपने ये जो पर्टिकुलर हाउस जो आपने अलॉट किया है ये इसको क्यों नहीं किया, इसको क्यों किया, तो डिस्क्रिशन है आपके पास, और उसके बदले में क्या होगा, आप पैसा ही तो खाओगे, ठीक है। देन फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए कैश में होती है, ठीक है, और वो सब ब्लैक मनी होती है, ठीक है। कैश बेस्ड इकोनॉमी, देखिए अगर कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो देखो उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं होता है। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपीज़ हैं, आप किसी शॉप में गए, आपने मैगी वगैरह खा ली, बर्गर वगैरह खा लिया, उसका कहीं पे रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि वो कैश के बेसिस पे ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो उस पर टैक्स कैसे मिलेगा गवर्नमेंट को? तो ये सब ब्लैक मनी वगैरह के फैक्टर्स हैं जो आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। उसके बाद क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है कि भाई गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो देखो टैक्स जो है उसकी चोरी को रोकना, ब्लैक मनी को जनरेट करने से रोकना, तो इसमें डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना होता है। एंड देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है। तो अब ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, इसमें क्या डिफरेंस होता है। आते हैं टॉपिक के ऊपर कि इंडिया ने क्या एक्शन लिया है। तो देखिए लेजिस्लेटिव एक्शन, काफ़ी सारे लॉ वगैरह बनाए गए हैं, वो आपके सामने है। फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, अब देखो इसकी हिंदी मैंने नहीं लिखी है, ठीक है, वो आपको पता होगी, ठीक है। बेनामी ट्रांजैक्शन वगैरह हो गया, PMLA हो गया, तो ये सब एक्ट वगैरह बनाए गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने SIT भी बनाई थी, ये तो आपको पता ही होगा। देन इंडिया काफ़ी कंट्रीज़ के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर रहा है। देखो इसमें क्या होता है, वही बात है,
दो कंट्री हैं ए और बी, ये यहाँ की रेजिडेंट है, लेकिन काम इसका कंट्री बी मान लो इंडिया में होता है, ठीक है, इंडिया में इसका काम होता है। तो देखिए मान लो इनकम जनरेट हुई तो टैक्स इसको दोनों जगह देना पड़ता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डबल टैक्स, और इससे क्या होता है फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह कम हो जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTA लगभग 80 प्लस कंट्रीज हैं जिसके साथ इंडिया ने किया हुआ है, ठीक है। तो ये इंडिया कर रहा है, और क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि विद स्विट्जरलैंड। इसमें क्या होगा कि जो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट है वो इंडियन रेजिडेंट्स के जो वहाँ पे अकाउंट्स वगैरह होंगे उसकी डिटेल वगैरह इंडिया को प्रोवाइड करा देगी। तो ये सब भी इंडिया कर रही है, अभी ऐसा USA के साथ भी हुआ है, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और क्या है, डीमोनेटाइजेशन, ये तो आप लिखोगे ना। देन इलेक्टोरल फंडिंग रिफॉर्म्स, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह हो गए, 2000 से ज़्यादा आप कैश के रूप में नहीं डोनेट कर सकते हो। BEPS G20 प्रोजेक्ट था ना, BEPS मतलब क्या होता है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब इसके बाद देखिए सारे पार्ट्स आपने एड्रेस कर लिए, अब आपको कंक्लूड करना होगा। तो देखिए जो सेक्टर ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, तो वहाँ पे हमको रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर, ठीक है। तो इसमें हमको नेसेसरी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, और ये चीज़ आप बता दो कंक्लूजन में कि भाई हमको ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, और सैंड माइनिंग के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्यों पूछा गया है, क्योंकि न्यूज़ में था अभी 2020 जो गाइडलाइंस हैं सैंड माइनिंग की, ठीक है, सैंड माइनिंग गाइडलाइंस, ठीक है, वो आई हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 15 मार्कर है कि आपको सस्टेनेबल सैंड माइनिंग की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है, नंबर 1। उसके बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टेप्स ली हैं वो भी आपको बतानी होंगी कि भाई क्या स्टेप्स ली हैं, ठीक है। तो दो ही यहाँ पे पार्ट हैं, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, लेकिन देखिए दिखने में सिंपल लगता है, जब लिखने जाते हैं तब थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्या इसके पार्ट्स हो जाएंगे, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे, क्या स्टेप्स ली गई हैं और क्या कंक्लूजन होगा, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी तरह से आपका आंसर का फ्लो होगा। अब भाई देखो सैंड माइनिंग, तो इसमें जो वर्ड है वो है सैंड। तो भाई आपको पहले तो इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। देखिए सैंड हो गया प्लस जो ग्रेवल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ग्रेवल्स, इनको मिला के क्या बोलते हैं, एग्रीगेट। और देखिए जब हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो कौन सा, वाटर है, और उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं एग्रीगेट जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। देखिए इनका यूज़ कहाँ पर है, सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको चाहिए। दूसरा जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे इरोजन को रोकने के लिए, ठीक है। थर्ड जो ऑर्गेनिज्म है उनका हैबिटेट के रूप में काम करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो सैंड है ना ये एक्वीफर की तरह काम करती है, एक्वीफर की तरह काम करती है। देखिए सैंड आपको कहाँ पे मिलेगी, रिवर के बॉटम पे, रिवर की साइड में, और देखिए ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, तो इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। अगर आप इसको माइन कर लोगे तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी, खेती वगैरह नहीं हो पाएगी, ठीक है, हैबिटेट लॉस वगैरह हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए मान लो कि ये कोई रिवर है, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ये सैंड माइन कर लिया, ठीक है, इतना एरिया आपने जो है माइन कर लिया, ऐसा समझ लो, ठीक है, यहाँ से आपने काट दी चीज़ों को, ठीक है, तब क्या होगा, ये वाला जो एरिया है मान लो फ्लो इस तरह से है, तो यहाँ पे इरोजन बढ़ जाएगा, ठीक है। और देखिए जो सैंड वगैरह होते हैं, बोल्डर्स वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, रिवर को कोर्स चेंज नहीं करने देते हैं। अगर आप सैंड माइनिंग कर लोगे, सैंड हटा दोगे, तब फिर क्या होगा, फ्लडिंग वगैरह हो जाएगी। कैसे, क्योंकि रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेगी, अपना रास्ता बदल लेगी, ठीक है। तो काफ़ी सारे खतरे हैं। और देखिए ये रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इनको माइन करोगे तो हमारे लिए नुकसान ही है, कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको मिलेगा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो इसलिए सैंड माइनिंग हमेशा न्यूज़ में होती है। और सोल्यूशन क्या है, सस्टेनेबल सैंड माइनिंग, मतलब भाई जितना साल भर में बन रही है ना उसी को यूज़ करो,
ठीक है, जो बन चुकी है पहले उसको यूज मत करो, सिंपल सी बात यह है, ताकि जितना हम यूज कर रहे हैं उतना वापस नेचुरली बन जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे। अब देखो ये तो आपको पता ही होगा कि अगर सैंड है, बीच पे है, कोस्टल एरिया में है, तो इरोजन वगैरह नहीं होगा। अगर कोई सुनामी वगैरह आ रही है, कोई स्टॉर्म वगैरह आ रहा है, साइक्लोन वगैरह आ रहा है, तो एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सैंड। ठीक है, ये चीज़ भी समझ पा रहे होंगे आप। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इंट्रोडक्शन। तो देखो इंट्रोडक्शन में आप यही चीज़ समझा दो कि भाई सैंड माइनिंग का अगर इनडिस्क्रिमिनेट माइनिंग होगी सैंड की, तो उससे देखो एक तो एनवायरनमेंट पे खतरा है, समझा चुका हूँ, और जो हमारी इकोनॉमी वो भी खतरे में आ जाएगी भाई, क्योंकि जब सैंड मिलेगी नहीं तो फिर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सस्टेनेबल सैंड माइनिंग। अब इसमें क्या होता है ये आप बता दो। देखिए इसमें बेसिकली हम लोग जो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस हैं, साइंटिफिक असेसमेंट हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आप स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, आप रिमोट सेंसिंग का यूज़ करोगे, आप ये देखोगे कि भाई कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे आप माइनिंग कर सकते हो, कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे नहीं कर सकते, कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें आप जीपीएस वगैरह लगा सकते हो, ताकि आपके पास क्वांटिटी हो कि भाई इतना प्रोडक्शन हुआ था और इतनी डिलीवरी हुई, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, देन नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। देखो काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एम सैंड हो गया, मैन्युफैक्चर्ड सैंड, इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें किस में आती है? सस्टेनेबल सैंड माइनिंग प्रैक्टिसेस में आती है, तो इनको हमको प्रमोट करना चाहिए। अब पूछा क्या है कि अगर सस्टेनेबल सैंड माइनिंग आप यूज़ करते हो, इसको प्रमोट करते हो, तो इसके क्या फ़ायदे होंगे? तो देखो फ़ायदे ऑब्वियस सी बात है, जो नुकसान हो रहे थे अब वो फ़ायदे हो जाएंगे। जैसे कि इट विल प्रिवेंट बायोडाइवर्सिटी लॉस। समझ पा रहे हो कि अगर सैंड वहाँ पे अवेलेबल रहेगी तो हैबिटेट वहाँ पे रहेगा, तो उसका लॉस नहीं होगा। देन आप बात कर सकते हो कंजर्वेशन ऑफ रिवर इक्विलिब्रियम। अब देखो वर्तमान में जिस रेट से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो रेट ज़्यादा है जो रेट है रिप्लेनिशमेंट की, मतलब बनने की। ठीक है, तो अगर इस रेट को आप रिवर्स कर दोगे तो ये तो फायदा है ना, वही तो हम चाह रहे हैं। तो इससे क्या होगा? रिवर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब जितना नेचुरली एक साल में सैंड बन रही है आप उसको यूज कर लो, कोई नुकसान नहीं है। देन इट विल मेंटेन वाटर सप्लाई। वही बात है कि अगर माइनिंग नहीं होगी, कम होगी, तो क्या होगा? जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो होता रहेगा, एक्वीफर की तरह काम करेंगे। देन एंश्योर रिप्लेनिशमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। ठीक है, देन इट विल प्रिवेंट डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि जो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया वो डैमेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इरोजन वगैरह नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। बेटर प्लानिंग, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर जरूरी है। बहुत सी बार क्या होता है, बिना मतलब के सड़कें बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे तो भाई जो रिक्वायर्ड है उसी को बनाओ। ठीक है, जो रिक्वायर्ड है उसी को आपको बनाना होगा। देन इट विल प्रिवेंट हेल्थ हैजार्ड। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे एयर पोल्यूशन वगैरह वो काफ़ी कम वगैरह हो जाएगा। ठीक है, एयर क्वालिटी इससे इंप्रूव होगी, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या पूछा गया है कि भाई गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स ली हैं, तो देखो दो तो आपको गाइडलाइंस है वो लिखनी पड़ेगी। नंबर 1 सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016, और अभी रिसेंटली गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग, ये दोनों आई हैं। इसको मैंने बोल्ड किया है, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आनी ही चाहिए। इसके अलावा और क्या किया है गवर्नमेंट ने, तो देखो एक तो जो माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम है, वही बात है कि जीपीएस वगैरह का यूज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम, इसमें देखो क्या है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और इसमें दूसरा आईबीएम है। आईबीएम इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इन्होंने एमएसएस को डेवलप किया है। इसमें क्या है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा अल्टरनेटिव जैसे कि स्लैग वगैरह हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, इनका भी यूज किया जा रहा है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, किस तरह की टेक्नोलॉजी? जैसे कि सीसीटीवी हो गया, ठीक है, आपका जीपीएस वगैरह हो गया, इन सब का यूज किया जा रहा है ताकि पता चले भाई कहाँ पे इलीगल चीजें हो रही है।
देन अमेंडमेंट ऑफ EIA, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। देखो इसमें अमेंडमेंट किया गया है, और अब ना अगर कोई स्मॉल स्केल सैंड माइनिंग है तो उसके लिए भी आपको क्लियरेंस वगैरह लेनी होगी, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट किया गया है। कंप्लेंट सेल बनाई गई है, कहाँ पे? जो कलेक्टर ऑफिस है वहाँ पे बनाई गई है, और पब्लिक वहाँ पे कंप्लेंट कर सकती है अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो। देन खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, देखो जो DMF होता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, उसमें पैसा जाएगा, और ये जो पैसा है ये पैसा यूज होता है वेलफेयर के लिए और जो माइनिंग वाला एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सब स्टेप्स जो है गवर्नमेंट ले रही है। अब क्या है कंक्लूजन? तो भाई देखो कंक्लूजन में क्या करोगे, सबसे पहली बात तो भाई आज तक हमारे पास कोई अच्छी से स्टडी नहीं है कि भाई सैंड माइनिंग किस लेवल पे हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई ये स्टडी वगैरह होना चाहिए, और जो अल्टरनेटिव्स हैं उन पे हमको फोकस करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे कि सैंड हो गया ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सैंड माइनिंग वाला जो इशू है ना, ये मुझसे 2019 में इंटरव्यू में पूछा था, ठीक है, और काफ़ी लंबे समय तक इस पर डिस्कशन हुआ था, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूं तो काफ़ी कुछ चीज़ें पूछी गई थी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे गए थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंक्लूजन। अब ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे लर्नर की आंसर शीट देखते हैं। देखिए इन्होंने शुरुआत की है कि भाई सैंड माइनिंग इज एन एक्टिविटी रेफरिंग टू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम द फोरशोर इंक्लूडिंग सैंड। भाई सैंड नहीं, ठीक है, रिवर वगैरह डालो इसमें, स्ट्रीम्स, लेक्स। सैंड इज माइंड फ्रॉम बीचेस, ड्रेस, ये सब ठीक है। सस्टेनेबल सैंड माइनिंग, भाई पहले बताओ तो सही कि भाई सस्टेनेबल सैंड माइनिंग क्या होती है, उसका मतलब तो आपने बताया ही नहीं, तो उसके मार्क्स आपके कटेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या बताया कि भाई सैंड इज मोस्ट कंज्यूम्ड मटेरियल, तो भाई ये इसकी जगह नहीं है, ये आपको पहले लिखना चाहिए था। फिर एक्सेसिव सैंड माइनिंग होगी। अब देखो आपका जो सैंड है ना ये बैंड की तरह लग रहा है, तो थोड़ा सा राइटिंग सुधारो। रिवर बेड्स, अब देखो पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि भाई सस्टेनेबल सैंड माइनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, जबकि आप यहाँ पे क्या बता रहे हो कि जो सैंड माइनिंग है उसकी वजह से क्या नुकसान होता है। दोनों में फर्क समझ रहे हो? तो कंटेंट आपको थोड़ा घुमा फिरा के लिखना होगा, ठीक है, थोड़ा सा सही तरीके से लिखना होगा, ठीक है। कंटेंट तो यही रहता है, लेकिन वर्डिंग्स को आपको ठीक तरह से लिखना होगा। सस्टेनेबल सैंड माइनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, आप क्या बता रहे हो कि जो सैंड माइनिंग है उसके क्या इफेक्ट होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको सही करो। सी लेवल राइज भाई किस तरह से होगा, अगर आप सैंड माइनिंग कर दोगे तो सी लेवल कैसे बढ़ जाएगा? सी लेवल तो वो का वही रहेगा ना, आप इरोजन की बात करो कि वो बढ़ जाएगा, हालांकि ये पॉइंट आपको लिखने थे ही नहीं, ठीक है, ये पूछे नहीं गए हैं। उसके बाद आपने लिखा है स्टेप्स, और देखो स्टेप्स में आपने लिखा है ऑडिट, मॉनिटरिंग। तो देखो ये बेसिकली जो नई गाइडलाइन है ना, ये उसी के प्रोविजंस हैं। तो इसको पहले आपको लिखना होगा ना कि भाई गाइडलाइन 2020 उसके ये प्रोविजंस हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी, सर्वे ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये उसी के प्रोविजंस हैं। और देखो काफ़ी कुछ चीज़ें आपने मिस कर दी हैं, एक पूरा का पूरा पार्ट आपने मिस कर दिया है, ठीक है। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप समझ नहीं पाए हो, ठीक है, सारे पार्ट्स आपने एड्रेस नहीं किए हैं। कंक्लूड किस तरह से किया है? ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन डिमांड ऑफ सैंड इज ग्रोइंग, बट वी नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन अर्बनाइजेशन एंड नेचुरल इम्पैक्ट ऑफ प्रॉपर पॉलिसीज। अब देखो यार डिमांड क्या है कि कुछ सोल्यूशन दो, आप यहाँ पे अल्टरनेटिव की बात कर सकते थे, वो बहुत ही अच्छा कंक्लूजन माना जाता, ठीक है, इससे भी अच्छा माना जाता। तो ये कमियां हैं, और बहुत छोटा आपने ये आंसर लिखा है, ठीक है। ये मतलब आप मान के चलो कि इसमें आपने एक पेज कम लिखा है, ठीक है। तो इस पर आपको फोकस करना होगा, थोड़ा सा बढ़ाइए और अच्छे से क्वेश्चन को समझो, उसकी डिमांड को समझो, उसके हिसाब से आंसर को आपको लिखना होगा, ठीक है। काफ़ी कुछ डायमेंशन आपने यहाँ पे मिस भी की हैं, और वो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं ब्लैक मनी के ऊपर। देखो यार आप जो फोटो अपलोड करते हो ना, थोड़ा उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि मैं यहाँ पे दिखा सकूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा कुछ लोगों को समझ में सही से नहीं आएगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। आपने सबसे पहले डिफाइन किया है ब्लैक मनी को कि इलीगल एक्टिविटी से अर्न होती है, ये सही है। एविल फॉर इकोनॉमी, ये भी सही है।
करप्शन वगैरह बढ़ता है, ये भी सही है। तो ये चीज़ तो आपने यहाँ पे सही लिखी है, ठीक है। फिर आपने लिखा फैक्टर्स, हायर रेट ऑफ टैक्सेस। अब देखो यार 15 मार्कर है, इसको एक्सप्लेन करो। 1 से 2 लाइन में आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, वो कमी है। अगर आपको इसके मान लो 2 मार्क्स मिलते तो अभी आपको 1 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्सप्लेन सही से नहीं किया है। तो हायर रेट हो गया, डाइवर्जेंस, भाई किस तरह की डाइवर्जेंस बताओ तो सही। सिस्टम ऑफ कंट्रोल, परमिट्स, लाइसेंसेस, इनको आपको एक्सप्लेन करना होगा 1 से 2 लाइन में, कुछ एग्जाम्पल वगैरह दो। बाकी पॉइंट्स आपके सही हैं, फॉरेन बैंक्स हो गया, इलेक्शन कैंपेन हो गया, पॉइंट आपके सारे सही हैं, लेकिन आपने एक्सप्लेन नहीं किया है। फिर आपने इसके इफेक्ट बता दिए हैं। देखो भाई इफेक्ट पूछे नहीं गए तो बता क्यों रहे हो, और वो भी कब, जब आपने इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो पहले इसको तो एक्सप्लेन करो, जो क्वेश्चन की डिमांड है पहले उसको तो पूरा कर लो। अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, स्पेस बचता है, तो आप कुछ एडिशनल डायमेंशन वहाँ पे बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो की डिमांड है पहले उसको तो पूरा करो, ठीक है। स्टेप्स आपने बताया, टैक्स रिफॉर्म्स, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम, कैशलेस को प्रमोट किया जा रहा है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, डिमोनेटाइजेशन, पॉइंट सही है, लेकिन इश्यू वही है कि आपने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। अब देखो आपने क्या लिखा है, MCAA, भाई ये होता क्या है, मुझे क्या पता क्या होता है, तो फुल फॉर्म लिखनी होगी ना, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। SIT किस लिए बनाई गई, किसने बनाई गई, क्यों बनाई गई, ये तो लिखो यार, तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा। ब्लैक मनी इज स्टिल अनटैम्ड एंड लॉट नीड्स टू बी डन टू टैकल इट. It is like a cancer in the country's economy which is not checked in time will ruin the country's economy. Government will have to carry out many other steps such as checking tax evasion, implementing anti-graft laws and checking crime. अब देखो भाई 15 मार्कर है, 3 से 4 लाइन में आपका कंक्लूजन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे एक्सीड हो रहा है। तो देखो ना, ये कैंसर वेंसर लिखने की ज़रूरत यहाँ पे तो नहीं है, आप इसको पहले लिख सकते थे, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सोल्यूशन दे दो कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ सही रहेगी। और देखो इस तरह से यहाँ पे पैराग्राफ चेंज मत करो ना, एक ही पैराग्राफ में लिख दो, एक ही पैराग्राफ में लिख दो, ऐसे पैराग्राफ चेंज मत करो, ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, और आपने भी काफ़ी छोटा आंसर लिखा है, और वो तो देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने केवल पॉइंट्स लिखे हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो मार्क्स आपको कम मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, और इसी के साथ आज का जो सेशन है हम इसको कंक्लूड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।